axis below the neutral axis is zero. ठीक है, चलिए तो ये सबने बना लिया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अब यहाँ पे पवन कौन है ये, प्रवीण का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये मैं मानता भी हूँ, होना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, राइट। चलो तो प्रवीण का कहना ये है कि सर आप जो बातें बता रहे हैं दैट्स ओके, कहाँ गया ये सारी बातें, आप जो सारी बातें बता रहे हैं ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो बीम होती हैं वो कैसी बीम होती है। अगर मैं बीम की बात करता हूं दोस्तों, तो ये मेरे पास में बीम सेक्शन है, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन। और अगर ये बीम सेक्शन में ये मान लेता हूं कि भाई मेरे पास ये बीम सेक्शन जो है वो अंडर एनफोर्स है ये क्या है, अंडर एनफोर्स बीम है, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन विच इज अंडर एनफोर्स, और ये अंडर एनफोर्स है। तो अंडर एनफोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो स्टील लगेगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस लगेगा, ऊपर तो लगेगा नहीं। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एएसटी जो प्रोवाइड करेंगे वो एएसटी दिया जाएगा नीचे की साइड, वो एएसटी क्या दिया जाएगा, दैट विल बी प्रोवाइड एट द बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, टेंशन साइड में दिया जाएगा। बात ये है, तो ये हमने मान लीजिए 3 बार दे दी अंडर एनफोर्स के सेक्शन में, ठीक है। और इसी को लेके आपने अभी सारी बातें बताई है, अंडर ले लो या बैलेंस ले लो, इसी के रेस्पेक्ट में बताइए, जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं चाहे अंडर हो, चाहे बैलेंस हो, चाहे ओवर हो, हम यहाँ पे 2 बार ऊपर तो देते ही देते हैं, हम यहाँ पे 2 बार ऊपर तो देते ही देते हैं, ये देते ही देते हैं। क्यों देते हैं, ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग जो हैं ये क्लोज लूप बना सके और ये इसके अंदर कंक्रीट कर सके और प्रॉपर तरीके से बीम बना सके। ये हम लोग 2 बार तो देते ही देते हैं, राइट। ये प्रवीण का क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2 बार दे रहा हूं तो इसका बिहेवियर भी शियर में आना चाहिए। प्रवीण यही पूछना चाहते हो आप बेटा? अब सुनो आंसर, ये मेरे पास में आ जाता है AST लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील, राइट। ये जो बार आप बता रहे हैं ये बार ASC होगा या नहीं होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसको मैं कंप्रेशन स्टील बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, थोड़ी सी बातें हैं। अगर ये जो स्टील मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, इस स्टील का एरिया अगर लेस देन है 0.2% ऑफ ग्रोस एरिया से, 0.2% ऑफ ग्रोस एरिया से, तब जो है इस बार को बोला जाता है हैंगर बार, इस बार को बोला जाता है हैंगर बार। हैंगर बार जो रहती है वो कंप्रेशन साइड में मिनिमम बार होती है जो आपको देनी है ताकि मैं क्लोज लूप बना सकूं और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यानी कि ये वाला स्टील दे सकूं, ताकि क्लोज लूप बन जाएगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल बार भी अपनी जगह बनी रहेगी और कंक्रीट जो इसके अंदर है वो कन्फाइन रहेगी, कन्फाइन माने पैक रहेगी। तो ऊपर जो कंप्रेशन में बार दी गई है अंडर के लिए और बैलेंस सेक्शन के लिए, जो बार ऊपर में दी गई है उस बार को बोला गया हैंगर बार, और सामान्यतः ये 2 बार ही देते हैं दोनों कॉर्नर के ऊपर। अगर इसका एरिया ज्यादा हो गया और ये लोड को रजिस्ट करने के काम में भी आ रही है, तब ये जो है वो कंप्रेशन स्टील कहलाया जाएगा, एंड दैट बिकम द डबली रेनफोर्स सेक्शन, जो कि ओवर के लिए होता है। क्लियर हो गया सबको? तो कंप्रेशन में जो स्टील लगाया जा रहा है, दैट स्टील फॉर अंडर एंड ओवर इज नोन एज द हैंगर बार, सॉरी अंडर और बैलेंस के लिए जो ऊपर स्टील लगा रहे हैं दैट इज द हैंगर बार, जिसका एरिया 0.2% ऑफ ग्रोस एरिया से लेस रहता है। इसका मकसद ओनली ये रहता है ताकि क्लोज लूप बना सके और लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो है अपनी जगह बनी रह सके, उसकी कहानी है, राइट। बट अगर इसका एरिया ज्यादा है एंड इट इज यूज्ड टू रजिस्ट द लोड, देन
इट इज नोन एज द कंप्रेशन स्टील एंड कंप्रेशन स्टील, और फिर वो डब्ल्यू की तरह फिर बातें होगी जो हमने सारी देख रखी है। एवरीवन क्लियर? तो एल एस एवरीवन सबको क्लियर हो गया होगा। तो WSM के डब्ल्यू वाले पार्ट में जाइए, डब्ल्यू रेनफोर्स वाले पार्ट में जाइए और वहां पे एक पॉइंट लिख लो साइड में कहीं पे भी, इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्टिंग में। रिपीट कर दे रहा हूं, WSM के डब्ल्यू वाले पार्ट में जाइए, डब्ल्यू रेनफोर्स वाले पार्ट में जाइए और वहां पे साइड में कहीं पे भी जगह होगी, जैसा मैं बोलता रहता हूं कि जगह छोड़ के रखिए, तो इस वजह से रहता है ये, तो वहां पे लिखो वहां पे लिखिए, तो वहां पे कहीं पे साइड में पॉइंट लिख लो हैंगर बार, हैंगर बार। और हैंगर बार जो होती हैं वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज मिनिमम बार दैट इज प्रोवाइड, मिनिमम बार जनरली टू दो होती हैं ये, जनरली टू मिनिमम बार प्रोवाइड इन कंप्रेशन साइड, प्रोवाइड इन कंप्रेशन साइड, compression side to ensure the provide in compression side, ठीक है। तो ये कंप्रेशन साइड में जो है वो दी जाती हैं, राइट। और दूसरा हो जाएगा हैंगर बार का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ हैंगर बार अगर हम देखें, तो एरिया ऑफ हैंगर बार अगर हम देखें तो दैट शुड नॉट मोर देन 0.2% ऑफ ग्रोस एरिया, चलिए प्रवीण, आई होप कि आपका यही रहा होगा। compression side to hold the stirrup and longitudinal steel STR stirrup and longitudinal steel, longitudinal tension steel, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, टेंशन स्टील on its position, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज कॉल्ड द हैंगर बार, और हैंगर बार का कोई रोल नहीं होता किसी भी तरीके के लोड को रजिस्ट करने में, है ना, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं प्रवीण, ठीक है बेटा। डब्ल्यू के लिए शियरिंग स्ट्रेस बिहेवियर क्या होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, नोट कर लो। ये आपको WSM के डब्ल्यू वाले पार्ट के अंदर कहीं पे भी लिख लेना है, और बेटर होगा, बेटर क्या होगा चलो, तो चाहो तो ये अब इसको शो कैसे करोगे, इसको डायग्रामेटिकली शो कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा दैट इज, ये सेक्शन हो जाएगा अंडर, ये हो जाएगा बैलेंस, ये हो जाएगा बैलेंस, और यहाँ पे जो स्टील लगा है ये दो बार, ये हो जाएगा हैंगर बार, है ना, बैलेंस। और इसको लिख सकते हो सिंगली रेनफोर्स, तो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए हम जो है ऊपर जो बार दिए हो हैंगर बार होगी, वहीं अगर मेरे पास में डब्ल्यू रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ओवर रेनफोर्स ले लीजिए, ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, और डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के लिए ये जो होगा वो हो जाएगा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ये हो जाएगा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये तो टेंशन रेनफोर्समेंट है इसे, ठीक है।
जिस तरीके से एसएससी जेईएन अपना चीज़ें और अपना जो वैरायटी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन जब से पेपर हुए हैं, तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये मान के चलिए कभी ना कभी हो सकता है इसी साल मिल जाए आपको, या हो सकता है अगले साल मिल जाए, बट ये श्योर है कि ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ कि प्लीज आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी कैसा भी माइंड में आता है तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखोगे उतना ही ज्यादा चांसेज होगा अच्छी रैंक आने का, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। राइट नाउ इज 11:25, विल मीट 11:30। नॉमिनल शियर और एवरेज स्ट्रेस ये लिखा गया फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए। यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए आपको शियरिंग स्ट्रेस वैल्यू निकालना है, वो इस तरीके से निकाला जाएगा। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, उसके लिए क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तब उसमें जो है वो क्या सिचुएशन होगी और क्या बातें होगी उसमें देख लेते हैं। दूसरा नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया पहला पार्ट हमारे पास यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए। दूसरा हो जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो एग्जांपल हो जाएगा दैट इज द टेपर्ड बीम। टेपर्ड बीम, टेपर्ड बीम का मतलब क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, आपके पास में कोई भी सेक्शन है और उसमें डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है। दिस इज द वन, यहाँ पे इस बीम की डेप्थ ए है और यहाँ पे इस बीम की डेप्थ जो है वो बी दे रखा है। दिस इज द ए और दिस इज द बी, तो ये डेप्थ इसकी वेरी कर रही है, तब जो है ये नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन में होती है। एक दूसरा बीम और है दैट इज द वन जिसका डेप्थ जो रहता है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, हियर इट इज। सो दिस इज द बीम सेक्शन, राइट। तो अगर ऐसा कोई बीम सेक्शन है तो इसको भी हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन में मानते हैं। इस वाली इसके लिए अगर आपको शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू देखना है तो शियरिंग स्ट्रेस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा दैट इज Q इज इक्वल टू ये जो है टेपर्ड सेक्शन में है और इसमें जो होगा, इस बीम का नाम जो है वो चलो, तो ये जो दिया जाएगा वो क्या होगा। अब दोस्तों देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ। अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं WSM से बात करता हूँ, इसी को बता रहा हूँ, अगर मैं WSM से बात करता हूँ तो यहाँ पे जो शियर फोर्स लिखा जाएगा वो नॉर्मल होगा WL/2। वहीं अगर मैं LSM से बात करता हूँ तो LSM में जो भी वैल्यू आएगा वो फैक्टर्ड होगा। LSM में जो भी वैल्यू आएगा वो फैक्टर्ड होगा, ध्यान रखना, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास में इन WSM, ये हो जाएगा इन WSM। LSM में अगर हम देखेंगे तो Q इज इक्वल टू VU/BD, VU/BD ये हो जाएगा LSM में, इन LSM, जहाँ पे VU होगा फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो जब कभी भी आप LSM में बात करेंगे ना तो LSM के अंदर हमेशा फैक्टर्ड वैल्यू होगी, फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड बेंड मोमेंट, फैक्टर्ड लोड, जो भी वैल्यू आता है ये कभी भी जो है बिना फैक्टर्ड के नहीं होगा। क्लियर है? तो ये भी आप उसमें ऐड कर लीजिए। नाउ इसमें जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए जो बीम जो शियर का वैल्यू लिखा जाएगा वो हो जाएगा दैट इज VU प्लस माइनस MU/D into 10 beta divided by B into D divided by B into D। स्मॉल b और कैपिटल B सेम है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जहाँ पे अलग कुछ होगा वो हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। टिल दैट B और कैपिटल B, स्मॉल और कैपिटल B सेम रहेगा, D डेफिनेटली अलग होगा। स्मॉल d डिनोट फॉर द इफेक्टिव डेप्थ एंड कैपिटल D डिनोट फॉर द ओवरऑल डेप्थ। चलिए अब इसमें कहानी क्या क्या है, इसमें नोटेशन क्या क्या है, सो ये देख लेते हैं। VU इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स, दिस इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स
एम यू इज द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर जो है वो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा, राइट। टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा अगर हम देखें तो भाई मेरे पास में सपोज करिए ये कोई एक सेक्शन है, लुक एट दिस इज द वन, तो ये हो जाएगा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल, दिस इज द ए, दिस इज द बी, और ये हम जानते हैं इसकी लेंथ एल होती है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा दिस इज द बीटा, यहाँ पे जो एंगल होगा दिस इज द बीटा। तो इस बीटा का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरे पास में ये वैल्यू मान लो 100 दे रखा है और ये वैल्यू मान लीजिए मुझे 300 दे रखा है, तो मुझे जब वैल्यू निकालना है तो मेरे पास में ट्राइंगल कौन सा बनेगा, दिस इज द ट्राइंगल, तो मैंने इसको इधर बना दिया कुछ ऐसे, दिस इज द बीटा, दिस इज द एल, और ये जो भी डिफरेंसेस आता है इन दोनों का, तो जैसे यहाँ पर्टिकुलरली मैंने डिफरेंस ले लिया 200, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है, तो बचा कितना 200, तो टेन बीटा का वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 200 बाई एल, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए आप जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो, तो दिस इज द टेन बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम एज ऑफ द बीम, एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम एज ऑफ द बीम, टॉप एंड बॉटम एज ऑफ बीम, बॉटम एज ऑफ बीम, टॉप और बॉटम एज ऑफ बीम के बीच में जो एंगल होगा वो आ जाएगा आपके पास, दिस इज द वन, ये इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का जो वैल्यू कब यूज किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो माइनस वैल्यू हम लोग तब यूज करेंगे, माइनस वैल्यू यूज किया जाएगा व्हेन बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज इन द डायरेक्शन in which depth increase, जिस डायरेक्शन में डेप्थ इंक्रीज हो रही हो उसी डायरेक्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे, और जिस डायरेक्शन में जो है बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि पॉजिटिव के लिए इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा। चलिए, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन बार, ये भी टॉपिक नेक्स्ट होगा, चंद्र प्रभा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये। आपने बोला कि अंडर बैलेंस सेक्शन में कंप्रेशन स्टील एज ए हैंगर बार, दैट मीन की सेक्शन होल्डिंग फॉर ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट के लिए, बट डबल एनफोर्समेंट में क्या शियर स्ट्रेस का बिहेवियर शो करेगा, सेम थिंग इन एलएसएम डब्ल्यू। बिल्कुल चंदन, अगर मैं डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए शियरिंग स्ट्रेस बिहेवियर देखता हूं तो वो डेफिनेटली कंप्रेशन स्टील का रोल होगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसका पार्ट हटा दिया है, ठीक है। हैंगर बार का कोई रोल नहीं होगा, ये कंफर्म है। चलो नोट करो इसको, दिस इज द माइनस वैल्यू, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये माइनस वैल्यू की बात कर रहे हैं। माइनस वैल्यू, माइनस कब यूज होगा माइनस वैल्यू नहीं, माइनस साइन, नोट करो। बीम ही होती है, कारण क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है तो ज्यादा आपको डेप्थ चाहिए होती है। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट ना के बराबर होता है तो वहां पे कम डेप्थ से, यानी कि मिनिमम डेप्थ से काम चल जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग टेपर्ड बीम का यूज करते हैं कैंटिलीवर में, इसके अलावा सामान्यतः नहीं किया जाता है।
राइट। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास दिस वन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्रेक इन द बीम। क्रेक इन द बीम, क्रेक इन द बीम, इन बीम। बीम में जो क्रेक होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, उनका एंगल कितना होता है, पहला क्रेक कौन सा होगा, दूसरा क्रेक कौन सा होगा और कैसे होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो क्रेक इन द बीम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरे पास में देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, पहला मैं बात कर लेता हूं फॉर नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम। नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम, नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है शियरिंग फोर्स से। तो इस बीम के लिए अगर हम देखें तो ये बीम कौन सी है जिसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है शियर फोर्स से। तो इस बीम के लिए अगर हम बात करें तो भाई मेरे पास जो बीम होगा उसमें क्या हो जाएगा, इस बीम में अगर हम देखें तो ये बीम होगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। और इस बीम में अगर हम देखें तो दिस इज द नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम एंड हियर इट इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। मैं ये अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि भाई इस बीम के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं, इस बीम के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होगा कुछ ऐसे, और सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा, दिस इज द बी एम मैक्स। और ये मैक्स कहाँ पे हो रहा है, एट सेंटर। ये कहाँ पे हो रहा है, एट सेंटर। सेंटर पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, राइट, यानी कि सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा इस लोकेशन पर। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कंप्रेशन में, नीचे वाला पार्ट टेंशन में है, राइट, नीचे वाला पार्ट टेंशन में है। और जैसे ही यहाँ पे F का वैल्यू ज्यादा होगा FCR से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेक अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे क्रेक अपीयर हो जाएगा। तो ये जो क्रेक होता है, दिस क्रेक, ये जो क्रेक होता है, दैट क्रेक इज द, ये जो क्रेक होता है ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फ्लेक्सुरल क्रेक, ये हो जाएगा फ्लेक्सुरल क्रेक। और ये बीम के अंदर पहला क्रेक होता है, फर्स्ट क्रेक इन द बीम, फर्स्ट क्रेक इन द बीम, फर्स्ट क्रेक इन बीम, ये बीम के अंदर पहला क्रेक होता है। और इसका जो है इन द बीम, और इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये इसकी लोकेशन कहाँ होगी, अगर मैं फ्लेक्सुरल क्रेक की लोकेशन देखता हूं तो इसकी लोकेशन होगी एट एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, एट एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, टेंशन फाइबर एट मिड स्पान ऑफ सेक्शन, एट मिड स्पान ऑफ सेक्शन, मिड स्पान ऑफ मेंबर। मिड स्पान पे क्यों, मिड स्पान पे क्यों, क्योंकि मिड स्पान पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है, तो दिखती सी बात है यहीं पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी के अंदर कि इसका जो एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है, दैट एंगल इज द 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा फर्स्ट क्रेक इन द बीम, लोकेशन यहाँ होगी इन द मेंबर एट 90 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, अलग तरीके, इसको दूसरे पॉइंट में लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ये वाला, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये वर्टिकल क्रेक होगा, इट इज वर्टिकल क्रेक, वर्टिकल क्रेक, वर्टिकल क्रेक, वर्टिकल क्रेक होगा एट एंगल 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एट 90 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके पास में आ जाएगा फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रेक, पहला क्रेक फ्लेक्सुरल क्रेक होता है और ये एक्सट्रीम टेंशन फाइबर पे होगा, वर्टिकल क्रेक बोलते हैं इसे, और ये 90 डिग्री एंगल होगा विद द हॉरिजॉन्टल। दिस इज द फर्स्ट क्रेक, नोट करिए। हेडिंग है क्रेक इन द बीम और ये पहला हो जाएगा दिस वन, फटाफट लिखो।
या फिर नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हो जाएगा फॉर शॉर्ट बीम, दूसरा हो जाएगा फॉर शॉर्ट बीम या फिर थिन वेव बीम, थिन वेव आई बीम, थिन वेव आई बीम। इस बीम में क्या होता है, इस बीम में क्या होता है कि इसके अंदर जो है इन दिस, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा इन दिस शियर फोर्स जो रहता है, शियर फोर्स जो रहता है दैट इज मच मोर देन द बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहता है बेंडिंग मोमेंट से। तो जब शियर फोर्स का वैल्यू ज्यादा है तो दिखती सी बात है कि भाई शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी बेंडिंग स्ट्रेस से। तो इसका मतलब हो जाएगा मींस शियर स्ट्रेस इज मोर देन, शियर स्ट्रेस इज मोर देन बेंडिंग स्ट्रेस, मोर देन बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। ठीक है, इससे ज्यादा होगी, राइट। अब हम ये जानते हैं कि भी किसी भी सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो मैक्सिमम जो होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। मैक्सिमम जो होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो शियर क्रैक जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। इसकी वजह से जो क्रैक होगा, चूंकि शियर ज्यादा है तो शियर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो शियर क्रैक जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कहानी होगी इसके अंदर। तो बीम जो है मेरे पास, ये बीम हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, हियर इट इज द बीम सेक्शन, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड इट इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। और ये मैंने सपोर्ट के ऊपर वाली लाइन बना दी। मैं ये जानता हूं, यहाँ पे भी सपोर्ट होगा, मैं ये जानता हूं कि भाई शियर फोर्स जो रहता है मैक्सिमम रहता है कहाँ पे, सपोर्ट पे, मैक्सिमम रहता है सपोर्ट पे, राइट। और शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम रहती है न्यूट्रल एक्सिस पे, शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम रहती है, ये मैक्सिमम रहती है एट न्यूट्रल एक्सिस, ये मैक्सिमम कहाँ पे रहती है, न्यूट्रल एक्सिस पे। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो क्रैक अपीयर होगा वो क्रैक अपीयर होगा दिस वन, दिस इज द क्रैक, और ये कहलाता है शियर क्रैक, ये कहलाता है, एक मिनट इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये कहलाता है शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक। शियर क्रैक कहाँ डेवलप होगा, ये डेवलप होगा एट द सपोर्ट, डेवलप होगा एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट, सपोर्ट पे डेवलप होगा। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एट न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम होगा एट न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो एंगल होगा ये होगा 845 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, दैट एंगल इज द 45 डिग्री, दिस एंगल इज द 45 डिग्री, दिस एंगल इज द 45 डिग्री। ठीक है बेटा। तो ये शियरिंग क्रैक आ रहा है और वो फ्लेक्सुरल क्रैक था, राइट। चलो तो इसको लिखो, ये शियरिंग क्रैक को लेके हैं, नोट करिए। नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोल, अरे भाई नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम वो बीम होती हैं जिसकी लेंथ ज्यादा होती है क्रॉस सेक्शन से और जिसमें बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होता है शियरिंग फोर्स से। विशाल, आप जो है बेसिक पार्ट को जो है वो देखिए, मैंने अजम्पशंस के अंदर पहला अजम्पशन हम लोग लिखे थे, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, WSM के अंदर। उसमें नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम क्या होता है, डीप बीम क्या होता है, दोनों का मीनिंग लिखवा रखा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम जो है वो सपोर्ट के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, सिंपली सपोर्ट है, कैंटिलीवर है, फिक्स है, कंटिन्यूअस है, उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो बीम जिसकी लेंथ ज्यादा है क्रॉस सेक्शन से, तो वो नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम होती है। डीप बीम के अंदर लेंथ कम होती है तो वो डीप बीम कहलाती है। विशाल,
नदीम का डाउट है, नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है शियर फोर्स से। कुछ तो शियर फोर्स होगा तब ना नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम होगा ना नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम में बीम अगर शियर फोर्स होता तो है, लेकिन उसका वैल्यू कम रहता है। तो कम रहता तो हम लोग उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं उस पर। मैं जो प्लीज रेफर द एवरी शियर क्रैक को मैं डायगोनल टेंशन क्रैक भी बोल सकता हूं। इसको मैं डायगोनल टेंशन क्रैक भी बोलता हूं। अब डायगोनल टेंशन क्रैक क्यों? तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा, शियरिंग अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मेरे पास में कुछ इस तरीके से डिस्टोर्ट होगा लाइक दिस, राइट। और ये होता है डायगोनल कंप्रेशन, ये होता है डायगोनल कंप्रेशन, और ये होता है डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन। तो यहाँ पे क्रैक कब होगा? जब इस वाले इस डायरेक्शन में आप बहुत ज्यादा अगर टेंशन दे देंगे, यानी कि इधर बहुत ज्यादा टेंशन होगा तभी ये क्रैक होगा। तो दैट क्रैक इज नोन एज द डायगोनल टेंशन क्रैक। दिस इज द वन। अच्छा, डायग्राम अगर देखना चाहे तो रख लीजिए। क्लियर? एंड हियर इज द सपोर्ट, ये हो जाएगा सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट, ये सपोर्ट होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। और ये सपोर्ट के ऊपर वाली लाइन है, ये सॉरी, ये सपोर्ट के ऊपर वाली लाइन है लाइक दिस, और ये सपोर्ट के ऊपर वाली लाइन है लाइक दिस, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। एंड ये हो जाएगा मिड सेक्शन, ये क्या हो जाएगा? मिड सेक्शन। ये आपके पास में मिड सेक्शन है, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, हम ये जानते हैं, अब सुनना ध्यान से, मैं सबको कंबाइंड कर रहा हूं। हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो क्रैक होता है दैट इज नोन एज द फ्लेक्सुरल क्रैक, दैट इज नोन एज द फ्लेक्सुरल क्रैक, फ्लेक्सुरल क्रैक, दैट इज नोन एज द फ्लेक्सुरल क्रैक। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेता हूँ ताकि मुझे सहूलियत रहे समझने के लिए। और वो क्या होगा, देखिए ये मेरे पास में दोस्तों बीम है, दिस इज द बीम सेक्शन, दिस इज द बीम सेक्शन। और इस पे जब मैं लोड लगाऊंगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अगर मैं इसका शियरिंग फोर्स डायग्राम बनाता हूं तो शियरिंग फोर्स डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द BMD एंड दिस इज द SFD, दिस इज द SFD, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं, कंबाइंड करने का मतलब है मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया कुछ ऐसे। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इस शियर का इफेक्ट देख रहा हूँ, इस शियर का इफेक्ट देखूंगा जो कि VA हो जाएगा। इस शियर का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ तक आते आते इस शियर का इफेक्ट कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इस वाले शियर को लेके बात करूंगा, इस वाले शियर का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे होगा और यहाँ पे ये कम हो जाएगा। ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं ILD, RA और RB के लिए, शियरिंग फोर्स के लिए, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का से जो डायग्राम है मेरे पास वो कुछ ऐसे है इसे, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है वो हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे हमने जो है वो ये लाइन बना दी, इसी को ही मैंने उल्टा करके कर दिया, राइट। अब मैं इसमें देखता हूं तो क्या पता चल रहा है, इसके अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो शियर फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा है, इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शियर फोर्स सबसे ज्यादा है, यहाँ पे शियर फोर्स सबसे ज्यादा है, लुक एट दिस। एंड सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। मैं इसमें क्या कर लेता हूं, 3 अलग अलग जोन कट कर लेता हूं। पहला जोन ये, दूसरा जोन ये, और तीसरा जोन ये।
ये मैंने क्या जोन कट किया उसमें देख लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट के अंदर यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर जो कि सपोर्ट के पास वाला है, इसमें शियर फोर्स का वैल्यू ज्यादा है बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले जोन को मैं बोल देता हूं शियर जोन, इसको मैं बोल देता हूं शियर जोन, इसको मैं बोल देता हूं शियर जोन, जिसके अंदर मैं ये बोल देता हूं कि बेंडिंग मोमेंट का शियर फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहता है बेंडिंग मोमेंट से। अब मैं पर्टिकुलर बीम के लिए बोल रहा हूं, नॉर्मल या डी बीम के लिए बात नहीं कर रहा। तो इस वाले पोर्शन में शियरिंग फोर्स ज्यादा है बेंडिंग मोमेंट से। बीच वाले जोन की अगर मैं बात करता हूं तो बीच वाले जोन के अंदर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है शियर फोर्स से, तो इसको मैं बोल देता हूं फ्लेक्सर जोन। इसको मैं क्या बोल देता हूं, फ्लेक्सर जोन। और फ्लेक्सर जोन में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है शियर फोर्स से, शियर फोर्स से। दिखती सी बात है, इधर शियर जोन है तो ये भी शियर जोन होगा, ये भी शियर जोन होगा, शियर जोन होगा। वहीं अगर मैं इसके अंदर इस वाले पार्ट में बात करता हूं, इस वाले जोन के अंदर, तो यहाँ पे शियर फोर्स भी ज्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा है। तो जब दोनों ही हैं तो मैं इसको बोलूंगा शियर फ्लेक्सर जोन या फ्लेक्सर शियर जोन, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको मैं बोल सकता हूं शियर फ्लेक्सर जोन, शियर फ्लेक्सर जोन, फ्लेक्सर जोन, जिसमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों ही जो है वो क्या रहते हैं, दोनों ही जो है वो लगभग बराबर रहते हैं। दोनों इसमें क्या रहते हैं, लगभग बराबर रहते हैं। तो दिस इज द अप्रोक्स साइन, अप्रोक्स साइन। अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, उससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि भाई शियर जोन में शियर क्रैक होता है, इसके अंदर शियर क्रैक होता है। फ्लेक्सर जोन के अंदर अगर मैं बात करता हूं, यानी कि इस जोन में अगर मैं बात करता हूं, इस जोन में, तो इस जोन में मेरे पास जो क्रैक होगा वो फ्लेक्सर क्रैक होगा, इस जोन में फ्लेक्सर क्रैक होगा, राइट। इस वाले में दोनों ही ज्यादा है तो इसके अंदर जो क्रैक होंगे वो शियर फ्लेक्सर क्रैक होंगे, इसमें जो क्रैक होंगे वो शियर फ्लेक्सर क्रैक होंगे। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को, राइट। हम ये जानते हैं कि शियर क्रैक जो रहता है, शियर क्रैक जो रहता है वो क्या रहता है, शियर क्रैक जो रहता है दोस्तों, दैट क्रैक इज द एंगल जो रहता है इसका वो 45 डिग्री एंगल रहता है। इस फ्लेक्सर क्रैक में जो एंगल रहता है दैट इज द 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल रहता है, 90 डिग्री एंगल रहता है। क्लियर। तो दिखती सी बात है, इसमें जो क्रैक होगा वो एंगल क्या रहेगा, इसमें जो क्रैक रहेगा वो एंगल रहेगा 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री से लेके टू 90 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो ये रहेगा, दोनों के बीच में तो इनके बीच का एंगल रहेगा। तो यही चीज जो मैंने यहाँ बताई है सेम चीज मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। पहला क्रैक हो गया फ्लेक्सरल क्रैक, और यहाँ पे जो क्रैक होगा दैट क्रैक इज द शियर क्रैक, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द शियर क्रैक। और ये एंगल धीरे 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 बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आते आते ये एकदम वर्टिकल हो जाएगा, राइट। तो मैं इन क्रैक को, अच्छा यहाँ पे हम इसको शो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, ये शियर क्रैक में आते हैं, ये शियर फ्लेक्सर क्रैक में आएंगे और ये फ्लेक्सरल क्रैक में आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएंगे शियर क्रैक और ये हो जाएंगे शियर फ्लेक्सर क्रैक, शियर फ्लेक्सर क्रैक। तो अब आपको ये क्लियरली आइडिया हो जाना चाहिए कि शियर फ्लेक्सर की कहानी क्या है, और ये हो जाएंगे फ्लेक्सरल क्रैक जो लिखा गया, दिस इज द वन, दिस एंगल इज द 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज द 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज द क्या रहेगा 45 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। सो दिस इज द वन, लाइक दिस हम लोग ऐसे बना लेते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये आपके पास में पॉइंट हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट करो, इस वाले पार्ट को नोट करो, उसके बाद में ये डायग्राम बनाओ ताकि आपको समझ में रहे। तो कंक्लूजन करके ये बनाइए पहले और उसके बाद में वो डायग्राम बनाना है, नोट करो।
पॉइंट से, और मैं इस डायग्राम को अगर देखता हूं तो भाई मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये शियरिंग फोर्स कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो मैं क्या बोलते हैं इसको इजी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलता हूँ कि भाई शियर स्पान जो होता है, नोट करके लिखना है, नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। शियर स्पान जो होता है, शियर स्पान, it is the span in which shear force is constant, shear force is constant। कांस्टेंट माने हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास में ये वेरी कर रहा है ना, ये तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरे पास में जो डायग्राम है वो वेरी कर रहा है कुछ ऐसे, तो मैं शियर स्पान के अंदर ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास शियर जो है, शियरिंग फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसके लिए मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ, राइट। जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ मैक्सिमम वैल्यू होता है सपोर्ट पे, और जैसे जैसे सपोर्ट से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब मिड स्पान की तरफ बढ़ते जाएंगे, शियरिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, राइट। बट शियर जोन यानी कि शियर स्पान तक हम क्या मान के चल रहे हैं कि शियरिंग फोर्स क्या है, वहां पे कांस्टेंट है, आप उसी को लेकर एनफोर्समेंट दे दीजिए। सो वी आर इन सेफ इन साइड कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे जो वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ तक जो है इसको कांस्टेंट शियर फोर्स मानते हुए बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग सेफ साइड रह सके शियर के अंदर। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि भाई इसके बाद शियर का वैल्यू कम होता जा रहा है। क्लियर हो गया? एक बात तो ये, तो पहला नोट करके लिखिए, शियर स्पान, इट इज द स्पान इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट। शियर फोर्स इज कांस्टेंट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, अब आप मुझे एक चीज बताओ अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस शियर को, ये क्रैक आपके पास में हो चुके हैं, मैं इसको मैं क्या कर लेता हूं, ये डायग्राम सबने बना लिया, अब मैं ये सारे हटा देता हूं, एक मिनट, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये सारे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या इसमें देख रहे हैं, तो हमें पता है कि भी शियर क्रैक जो जाता है वो शियर क्रैक कुछ इस तरीके से जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका सेंटर पे होगा, है ना, न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, अब इसमें हमने जो है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे रखा है, मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज द रेनफोर्समेंट जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, दिस इज द AST, और ये हो जाएगा ASC, ये हो जाएगा AST टेंशन स्टील, और ये हो जाएगा ASC कंप्रेशन स्टील, राइट। आप मुझे सिंपल सा इतना बताओ कि क्या कंप्रेशन स्टील इस शियर क्रैक को रोकने के काम में आ सकता है क्या? अभी मैं कुछ कहानी कुछ भी नहीं बता रहा, आपकी सोच और समझ से बताइए, क्या कंप्रेशन स्टील इस शियर क्रैक को रोक सकता है क्या, या रेजिस्ट कर सकता है क्या? ज्यादा डेप्थ छोड़ो, मोटी मोटी बात करनी, बताइए, टेल मी। एवरीवन, जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज आंसर दीजिए बेटा। क्या आंसर होगा इसका? सर हम ये जानते हैं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट जो है वो किस में है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो बेंडिंग कंप्रेशन में, नीचे जो है वो बेंडिंग टेंशन में है। अजम्पशन से हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई बेंडिंग टेंशन में जो कंक्रीट है वो नेग्लेक्ट है, ये जो कंक्रीट है वो नेग्लेक्ट है, ये हम पहले से मान के चल रहे हैं। कंप्रेशन वाली तो हम लोग डिजाइन में ले रहे हैं ना, तो जब डिजाइन में ले रहा हूं मैं, कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहा हूं, लोड को रजिस्ट करने के काम में आ रही है, तो सर उसमें तो क्रैक अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें भी क्रैक हो गया, मतलब कंप्रेशन कंक्रीट में भी अगर क्रैक हो गया तो सेक्शन तो वैसे फेल हो जाएगा,
आप यहां तक पहुंचने की बात छोड़ो, अगर क्रैक यहीं पे भी आ गया, अगर ये क्रैक जो है यहीं पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो ही कंक्रीट फेल होगी, सेक्शन ही फेल मान लिया जाएगा। और यहां तक पहुंचने की तो कहानी नहीं होती है, समझ रहे हैं, यहां तक पहुंचने की तो बात ही नहीं होती है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर क्रैक, शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक, अगर ये कंप्रेशन कंक्रीट में चला गया तो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, पहली बात ये। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट तो ये मेंशन कर देता हूं, शियर क्रैक रिड्यूस द, शियर क्रैक रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ, रिड्यूस द ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या करेगा, कंक्रीट की कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। और अगर क्रैक ज्यादा हो गया तो फेल कर देगा। हम तो ये बोल के चल रहे हैं थ्योरेटिकली कि वहां पे क्रैक जाना ही नहीं चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर क्रैक बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया तो बीम में बचा ही क्या है? अगर क्रैक बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया तो फिर बीम में बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा, वो तो वैसे ही फेल हो गई। तो शियर वाले चैप्टर में कंप्रेशन स्टील का कोई रोल नहीं होगा। शियर वाले चैप्टर में कंप्रेशन स्टील का कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नोट 3 करके क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन स्टील, या आप 2 लिख लो, 3 लिख देता हूं मैं। कंप्रेशन स्टील will not resist any kind of shear, चौथा हो जाएगा shear stress in beam is registered by। अभी आप इसको लिख लो, चौथे पॉइंट को मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला हो जाएगा दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट के द्वारा, दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के द्वारा, और तीसरा हो जाएगा शियर रेनफोर्समेंट के द्वारा। अभी आप इसको ओनली लिखो, इसको हम आगे थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, नोट करिए। सिद्धार्थ नदीम, आप अपना आंसर चेंज कर लीजिए, गलत है बेटा, और बाकी कोई आंसर दे ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं। चलो, तो इस पॉइंट को मैं अभी होल्ड करके चल रहा हूं। आई एक्सप्लेन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द शियर एनफोर्समेंट, वहां पे हम बात करेंगे। तब तक आप ये मान के चलो कि तीनों चीजें शियर को रजिस्ट करती है, ऐसा मान के चलना है। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो क्रैक को लेके जो भी हम बातें थी, जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो सारी बातें हो गई। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहां होता है वो हमें देखना है। चलो, तो पहले समझते हैं इसको और फिर आगे इसको जेरोक्स करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर की अगर हम बात करें तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। पहली कंडीशन ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक बीम है, सपोज करिए दिस इज द बीम, और यहाँ पे आपने सपोर्ट दे रखा है, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन है, और यहाँ पे आपने सपोर्ट दे रखा है।
इस बीम में इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं, दिस इज द डी, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, और मैंने ये फेस ऑफ सपोर्ट से 2D का कोई एक सेक्शन कट कर लिया, 2D का कोई एक सेक्शन जो है डिनोट कर दिया कि यहाँ पे एक सेक्शन है। पहले कंडीशन की बात कर रहा हूं। पहला कंडीशन ये कहता है अगर बीम पे रिजल्टेंट लोड माने कि अगर मान लीजिए किसी बीम के ऊपर यहाँ पे P1 लग रहा है, यहाँ पे P2 लग रहा है, यहाँ पे P3 लग रहा है, और इन तीनों का वैल्यू अलग अलग है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल के उसकी लोकेशन शो करेंगे। तो मान लीजिए ये इन तीनों का रिजल्टेंट आ गया, दिस इज द PR, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3, और इसकी लोकेशन हम लोग CG से निकाल लेते हैं। अगर रिजल्टेंट लोड या हेवी लोड, अगर रिजल्टेंट लोड या हेवी लोड 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, PR या PH, H इज द हेवी लोड। अगर रिजल्टेंट लोड या हेवी लोड 2D डिस्टेंस फेस ऑफ सपोर्ट से 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, D इज द इफेक्टिव डेप्थ, 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, तब ये पहली बात कहता है, तब अगर जो बीम है जिस सपोर्ट पे रेस्ट कर रही है, ये एक सिचुएशन हो गई, और ये बीम जो है ये दूसरी सिचुएशन हो गई। दोनों ही सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, दोनों ही सपोर्ट है, और लोड जो लग रहा है वो 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है, लोड जो लग रहा है वो 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहा है। तब अगर सपोर्ट बीम के इस पोर्शन में, एंड पोर्शन में अगर कंप्रेशन नहीं दे पा रहा है, कब नहीं देगा? जब सपोर्ट विड्थ बहुत कम होगी। जब सपोर्ट विड्थ बहुत कम होगी तो ये कंप्रेशन नहीं दे पाएगा, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तब उस केस में क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा एट द फेस ऑफ सपोर्ट। क्रिटिकल सेक्शन फॉर जो शियर लिया जाएगा वो लिया जाएगा एट द फेस ऑफ सपोर्ट। अगर मेरे पास सपोर्ट विड्थ ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ये बीम के अंदर, इस पोर्शन के अंदर क्या करेगा? कंप्रेस कर सकता है और इसकी वजह से बीम रोटेट भी कर सकती है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो क्रिटिकल सेक्शन लिया जाएगा एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। क्या कहानी है उसको हम देख लेते हैं, वापस देख लेते हैं। सपोज करिए ये आपके पास में कोई भी एक बीम है, इस बीम पे अगर मैंने सपोर्ट विड्थ इतना सा दिया, दैट्स वन, तो ये यहाँ पे इसमें कंप्रेशन इंड्यूस नहीं कर पाएगा। लुक एट दिस, ये कंप्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तब उस केस में क्रिटिकल सेक्शन होगा एट द फेस ऑफ सपोर्ट। वहीं अगर मैं इस बीम के लिए सपोर्ट विड्थ ये ना देके मैं बोल देता हूं ये मैंने सपोर्ट विड्थ दी है, तो भाई अब मेरे पास में जो है सपोर्ट विड्थ की डायमेंशन ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आराम से कंप्रेशन इंड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से ये बीम इस तरीके से बेंट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में जहां पे सपोर्ट विड्थ ज्यादा होगा, ये तो पक्की बात है, ये जो बीम है वो यहां से तो ब्रेक नहीं होगी, कंफर्म। ये ब्रेक होगी या क्रैक जो होंगे वो यहाँ कहीं से शुरू होंगे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों ही सिचुएशन तब है जब हेवी और रिजल्टेंट लोड जो है 2D डिस्टेंस के बाहर कहीं लग रहे हैं, राइट। सो अगर हेवी और रिजल्टेंट लोड आर एक्टिंग अवे फ्रॉम 2D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, इन दैट केस पहला होगा if support reaction will not able to induce compression in end portion of the beam, अगर will not है, नहीं कर पा रहा है, critical section will be at face of support. If it is able to induce the compression in end portion of the beam, the critical section will be at d distance from face of support. This is the condition 1. इसकी दो बातें हो गई। नाउ कंडीशन 2 मैं इसी में बता देता हूं। कंडीशन 2 ये कहता है कि अगर मेरे पास में किसी भी बीम के अंदर, दिस इज द बीम, दोनों सपोर्ट में बना देता हूं, हियर इट इज, और ये 2D डिस्टेंस है, ये 2D डिस्टेंस है,
ठीक है, ये 2D डिस्टेंस की बात है। अब ये दोनों केसेस आपको समझ में आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट 2, ये तो पहले की बात हो गई, इसकी नाम कहानी है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इस बीम में अगर हेवी और रिजल्टेंट लोड 2D डिस्टेंस के अंदर कहीं लगने लग जाए, अंदर कहीं लगने लग जाए, दिस इज द PH और PR, अगर हेवी और रिजल्टेंट लोड 2D डिस्टेंस के अंदर लगने, अगर अंदर एक्ट कर रहा है, इन दैट केस इफ सपोर्ट्स आर एबल टू इंड्यूस द कंप्रेशन और नॉट, अगर ये कर भी नहीं भी कर रहा है और कर भी रहा है, इन दोनों ही सिचुएशन में द क्रिटिकल सेक्शन will be taken as at the face of support, will be taken as at the face of support। कब होगा, जब ये हेवी और रिजल्टेंट लोड अंदर लगेगा। बाहर लग रहा तो फिर कहानी ये होगी, मिक्सअप नहीं करना है। क्लियर हो गया सबको, यस और नो एवरीवन? ये माइंड के अंदर बिठा लो कि ये लिख रहे हैं हम लोग। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए। पहली चीज इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर ले रहा हूं। सो पहला पॉइंट लिखिए, इफ हेवी और रिजल्टेंट लोड, लिखिए इसमें पहला पॉइंट, इफ हेवी और रिजल्टेंट लोड, इफ हेवी और रिजल्टेंट लोड, हेवी और रिजल्टेंट लोड, ब्रैकेट में लिख लो PR और PH, हेवी और रिजल्टेंट लोड PR और PH, एक्टिंग 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 2D डिस्टेंस अवे फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, एक्टिंग 2D डिस्टेंस, 2D, D is the effective depth, 2D distance from face of support, acting away from 2D distance from face of support, from face of support, then अब इसका पहला पॉइंट लिखिए, अब इसका पहला पॉइंट लिखिए, अब इसका पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट रिपीट कर देता हूं, इफ हेवी और रिजल्टेंट लोड एक्टिंग अवे 2D डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, देन पहला पॉइंट क्या होगा, इफ सपोर्ट रिएक्शन are not able to induce, are if support reaction are not able to induce compression in end portion of the beam, in end portion of the beam, end portion of the beam, then the critical section will be at, then the critical section will be at, critical section will be at face of support, will be at face of support, will be at face of support। और ये डायग्राम बना लो जो बना हुआ है सामने, ये वाला ओनली ये वाला।
तो ये हो जाएगा हमारे पास केस 1 का पॉइंट 1 का पहला पार्ट। नाउ दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? दूसरे पार्ट में लिखिए, पहले पॉइंट का दूसरा पार्ट है ये। दूसरे पार्ट में लिखिए, इफ सपोर्ट रिएक्शंस आर एबल टू if support reactions are able to if support reactions are able to if support reactions are able to induce compression support reactions are able to induce compression in end portion of the beam then the critical section will be at d distance from face of support. Critical section will be at d distance from face of support। और ये डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम जो है वो बना लीजिए। लुक एट दिस इज द डायग्राम, ये वाला नीचे वाला। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने ये लिखा था, इफ सपोर्ट रिएक्शंस आर नॉट एबल टू इंड्यूस कंप्रेशन in end portion of the beam, then critical section will be at face of support। दूसरे में हमने लिखा है, if support reactions are able to induce compression in end portion of the beam, the critical section will be at d distance from face of support। तो ये पहले पॉइंट के दो पार्ट हो गए, चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, ये पहले पॉइंट के दो पार्ट हो गए, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखिए, if heavy or resultant load is acting within 2D distance if heavy or resultant load are acting within 2D distance, then the critical section always at face of support। critical section always at face of support। रिपीट कर देता हूं, if heavy or resultant load are acting within 2D distance, then the critical section always at face of support। critical section जो होगा वो क्या होगा? face of support पे एक्ट करेगा। चलिए, तो ये हमने सारी बातें देख ली। अब एग्जामिनर क्या कर रहे हैं? एग्जामिनर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। दिखती सी बात है, एग्जाम में तो कुछ ऐसी चीज मिलेगी